जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और एसएससी जीडी के रिव्यू आपको लगातार हमारे चैनल पर प्राप्त हो रहे हैं। तो उसी की वजह से आपकी जो करंट अफेयर्स की लाइव सेशन क्लास रहने वाली होती है, तो वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में स्टैटिक जीके को भी जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स यहाँ से फंसने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जाने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। अब ज्ञानेश कुमार की बात की जाए तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कितने नंबर के? 26वें नंबर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि 26 नंबर पे ये चुने गए हैं ज्ञानेश कुमार। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए, ज्ञानेश कुमार ये हाल ही में यानी 19 फरवरी से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की बात की जाए तो ईसीआई की जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 324 से 329 तक आपको देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्या मंत्री हैं। जैसे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हो गए। इसी प्रकार से जितने भी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं, उनको आप लोगों को याद रखना होगा और नोट्स बनाने होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओमान की बात की जाए, ओमान की कैपिटल क्या है मेरे प्यारे भाई? मस्कट ओमान की कैपिटल है। क्या है? मस्कट है जो ओमान की कैपिटल है। और जो मस्कट पड़ता है वो गल्फ ऑफ ओमान के पास पड़ता है। आपने नाम तो सुना ही होगा, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी के पास में ही क्या पड़ता है? मस्कट पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको जरूर कंफ्यूज कर रहा होगा कि गल्फ और बे में क्या अंतर है। गल्फ और बे में क्या अंतर है? कि गल्फ का मतलब भी क्या होता है? खाड़ी होता है। और बे का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी खाड़ी होता है। यहाँ पर आपने सुना होगा गल्फ ऑफ ओमान, सुना होगा गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ऐसे मतलब आपने सुने होंगे। गल्फ ऑफ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुने होंगे, जाहिर सी बात है। इधर सुना होगा बे ऑफ बंगाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पर? भारत की ही है बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, जो गल्फ होता है वो एरिया में बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए खाड़ी जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये मान लीजिए खाड़ी है। जैसे आपको भारत के मैप में जब आप देखते होंगे तो इस तरीके से दिखता होगा, तो ये क्या है? ये खाड़ी है। और वहीं अगर आकार बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गल्फ हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ये गल्फ हो जाएगा। जैसे मैप की मदद से समझ लेते हैं, तो बात कर लेते हैं यहीं पर। मैप में देखिए, मैप में सारी चीजें क्लियर आपको समझ में आ जाएंगी। ये ओमान कंट्री है। क्या है? ओमान कंट्री। इसकी राजधानी क्या है? मस्कट है। अब ये देखिए, गल्फ ऑफ ओमान है। तो ओमान का जो आपको एरिया ये दिख रहा होगा, ये क्या है? एक बड़ा आकार है। जबकि अगर अगर हम भारत का मैप देखते हैं, इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से। तो ये जो क्या है, ये क्या है आपको देखने को मिलेगा? ये बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है।
तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि जो बे होता है वो एक छोटा हिस्सा होता है, और जो गल्फ होता है वो एक बड़ा एरिया होता है, बड़े एरिया को कवर करता है। ओमान जो है अरब सागर पर, इसका जो कोस्ट लाइन अरब सागर पर मिलती है। और ये एक कंट्री है जिसके जो नेबर कंट्री है, सऊदी अरब इसका नेबर कंट्री है, यमन और यूएई इसकी नेबर कंट्री है। साथ में जब ये अरब सागर क्रॉस करेगा तो ये क्या, ईरान से मिल जाएगा। ईरान भी इसके पास में ही पड़ता है, लेकिन क्या है, बीच में अरब सागर आ जाता है। और ये आपको देखने में मिल जाएगी पर्सियन गल्फ। तो पर्सियन गल्फ ये क्या है, पर्सियन की खाड़ी, ये भी देखिए एक बड़ा हिस्सा है, जो कि आबू धाबी के बिल्कुल पास में, यानी यूनाइटेड अरब इमिरात है आबू धाबी की जो कैपिटल है, इसके पास में देखने को मिलता है पर्सियन गल्फ। तो ये वर्ल्ड मैप में जब आप लोग बर्ड मैपिंग पढ़ेंगे तो वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर की जाएंगी बर्ड मैपिंग में। तो बर्ड मैपिंग की क्लास भी आपकी बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। तो ये शहरी भूमि के संरक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। अब बात करते हैं नक्शा की। नक्शा प्रोग्राम आखिर है क्या। तो ये जो नक्शा प्रोग्राम है वो 152 अर्बन लोकल बॉडीज में स्टार्ट किया गया है। भारत की 152 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और ये कहाँ की हैं, 26 इसमें स्टेट शामिल हैं। कौन कौन से, 26 स्टेट शामिल हैं, और 3 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। कितनी टेरिटरी शामिल है, 3 यूनियन टेरिटरी। ओवरऑल देखा जाए तो 29 स्टेट और यूटीज शामिल हैं। इसमें कितने, 29 स्टेट्स और यूटीज शामिल हैं। अगर केवल स्टेट की बात की जाए तो 26, और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो 3 शामिल हैं। वहीं अगर नक्शा प्रोग्राम के, जो नक्शा प्रोग्राम इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेटल जियोस्पेशियल स्पेशियल नॉलेज बेस्ड नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये याद करने की खास जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना होगा कि 152 लोग अर्बन लोकल बॉडीज में ये स्टार्ट किया गया, जिसमें 26 स्टेट की और 3 यूनियन टेरिटरी की 152 अर्बन लोकल बॉडीज हैं इसमें शामिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। कितने टन का, 10 टन का जो प्रणोदक मिक्सर है वो विकसित किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत की अगर बात की जाए, अगर इसके भारत में जब आप पढ़ेंगे तो इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में, इसकी पॉलिटी के बारे में भी जानेंगे, और इसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, और इसके ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड या ज्योग्राफी के बारे में भी जानेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें जानने को हैं। यहाँ पर इस वीडियो में या इस वीडियो के या इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम सारी चीजों को नहीं कवर करा सकते हैं, तो इसीलिए भारत के बारे में तो आप अपने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें ही आपको पढ़ना होगा। तो अगर फिर भी हम नॉर्मल सी बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली कैपिटल है। और न्यू दिल्ली में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जो सीएम चुनी गई है वो चुनी गई है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता सीएम चुनी गई है, जल्द ही ये शपथ लेंगी। और उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री कौन चुने गए, प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और न्यू दिल्ली की अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे और कौन स्थित है, यमुना नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण शहर है आगरा, उत्तर प्रदेश का शहर है आगरा, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में ही स्थित है ताजमहल, जो कि यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद में मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गंगा और यमुना का मिलन कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में होता है। कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में गंगा और यमुना का मिलन होता है। और यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज यानी संगम में, प्रयागराज भी इसे कहते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज संगम। और यहाँ पर
प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या लगता है? 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है, जो इस समय लगा हुआ है। कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इंडियन करेंसी की बात की जाए तो रुपया या रुपी यहाँ की भारतीय मुद्रा है। और इस समय भारत के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? भारत के प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। और वहीं वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है। कौन? जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके बाद में इस समय जो हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए, वो कौन किए गए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और सीएजी, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के मूर्ति, के मूर्ति क्या है? के मूर्ति, ये सीएजी हैं, ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। बाकी अदर नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और सभी कोर्सेज की जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की पीडीएफ पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आप लोगों को इसकी पीडीएफ सभी की प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश जुलाई 2005 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। ब्राजील जो 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, वो क्या रखनी होगी? अगर ब्रिक्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में अब कितने देश शामिल हैं मेरे प्यारे भाई? अब 10 देश शामिल हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? ब्रिक्स की स्थापना है 2009 में। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? संगाई में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। कहाँ पर? संगाई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ब्रिक्स में जो ये ब्रिक्स है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रूस यानी रसिया, इसके बाद में आई से इंडिया, सी से चाइना, और यस से साउथ अफ्रीका। यस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ये तो ब्रिक्स का होता है फुल फॉर्म। क्या होता है ये प्यारे भाई? फुल फॉर्म होता है। लेकिन अब इसमें नए देश कौन कौन से शामिल हुए हैं? जैसे कि ईरान शामिल हुआ है। कौन सा शामिल हुआ है? ईरान शामिल हुआ है। इथोपिया शामिल हुआ है, इथोपिया। इसके बाद में यूएई शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है, मिस्र, मिस्र शामिल हुआ है। और कौन सा शामिल हुआ है? इंडोनेशिया शामिल हुआ है, इंडोनेशिया। तो कितने देश शामिल हुए? ये 5 देश शामिल हुए हैं। क्या हुए हैं? ये 5 देश आपके यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालिया में एक अध्ययन के अनुसार, हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर के पीएम 2.5 में केवल कितना % योगदान है? पीएम क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर्स। ये छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, जो पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही छोटा कण होता है, पर्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म होता है 2.5। ये 14% योगदान देता है दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन में, की पोल्यूशन बढ़ाने में। और ये कहाँ पर? केवल पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है। पराली मतलब क्या है? जो बचा हुआ अवशेष है। अवशेष मतलब जो वेस्ट अवशेष है, बेकार का अवशेष है, खेतों में से प्राप्त हुआ बचा हुआ अवशेष है, वो पराली होता है। उसको जलाने में पर्टिकुलर मैटर 2.5 में 14% योगदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी भारत के बारे में जितनी चर्चा हो सकती थी वो पहले ही एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी हैं? कमाई वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ष 2024 में सबसे कमाई वाले खिलाड़ी हैं। और एक चीज आपको और याद रखनी होगी, ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इंस्टाग्राम पर यानी सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर रखने वाले भी खिलाड़ी हैं। अगर मतलब खिलाड़ी की तो बात ही छोड़ो, विश्व में सबसे ज्यादा अगर इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग है तो वो इन्हीं की है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। और इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, अगर मेंस की बात की जाए, मेंस फुटबॉल में बात की जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ये भी क्या है? पुर्तगीज हैं। ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, पुर्तगाल के हैं ये। और अगर इनसे बात की जाए तो इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब होता है? 5 फरवरी 1985 को इनका जन्म होता है। और इन्होंने अब तक कितनी 32 ट्रॉफी जीती हैं? कितनी ट्रॉफी जीती हैं? 32 ट्रॉफी इन्होंने जीती हैं। बिन कितनी ट्रॉफी की? 32 ट्रॉफी अभी तक ये जीत चुके हैं। और इनको CR7 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? CR7 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT कानपुर हो जाएगा। IIT कानपुर इसका राइट आंसर होगा। और अगर कानपुर की बात की जाए, IIT कानपुर की, तो ये IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है, कानपुर शहर में कल्याणपुर में स्थित है IIT कानपुर। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश के। अगर उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ का मैनचेस्टर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। चमड़ा उत्पादन, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर। इसके बाद में किसके लिए फेमस है? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और भी यहाँ पर कानपुर में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, CSJMU, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। और एक यूनिवर्सिटी और है, CSA, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी जीके में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये यूपी जीके के फैक्ट एक तरीके से। चंद्रशेखर आजाद यूनिट ये जो यूनिवर्सिटी है ये किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी है। किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी है। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। इसको पत्थर कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यूपी। तो यूपी की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अगर राज्यपाल की बात की जाए, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में ये नेशनल पार्क स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क। बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप यूपी जीके का सेक्शन पर जाइए, यूपी जीके के सेक्शन में आप लोग सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये अध्यक्षता किया जाएगा इमैनुअल मैक्रो के द्वारा। ये कौन है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा ये आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया NTPC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। NTPC अगर लिमिटेड की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। किस जगह पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1975 में ये इसकी स्थापना होती है, स्टेबलाइज्ड होता है। 1975 में ये इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में यहां से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल थर्मल थर्मल पावर कारपोरेशन। कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन।
तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और न्यू दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईएफटीए डेस्क की स्थापना की है? ईएफटीए डेस्क की स्थापना की है। तो ईएफटीए डेस्क ये क्या होता है? यूरोपियन यूरोपियन फ्री ट्रेड डेस्क। यूरोपियन फ्री ट्रेड डेस्क, सॉरी, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एसोसिएशन एसोसिएशन डेस्क। तो ये क्या है? ये ईएफटीए डेस्क हो गया। तो ये सिंपल सी बात है, जब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन डेस्क है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप सिंपल से ऑप्शन बता सकते हैं, यूरोपीय यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की है। अब बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में कुल कितने कुल कितने देश शामिल हैं यूरोप में? तो यूरोप में आपको देखने को मिलेंगे 32 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगी। कितनी कंट्रीज देखने को मिलेंगी? 32 कंट्रीज आपको यूरोप में, सॉरी 28 28 कंट्रीज आपको यूरोप में देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया कल्पना करें अभियान शुरू किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को की अगर बात की जाए तो यूनेस्को में 194 कंट्री सदस्य हैं। कितनी सदस्य हैं? 194 कंट्री सदस्य हैं। और यूनेस्को की अगर स्थापना की बात की जाए तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है? यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को, यहां से देखिए यूनेस्को से भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। यूनेस्को से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म कब होता है? फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। क्या भारत इसका सदस्य है? जी हाँ, भारत भी इसका सदस्य है। इंडिया भी क्या है? इंडिया इसके कंट्री मतलब सदस्य में शामिल है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, वो कितनी है? अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो ये सांस्कृतिक स्थल में शामिल हैं, प्राकृतिक स्थल में शामिल हैं, और कुछ नए स्थल शामिल हुए हैं। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक नया पेज ऐड करते हैं। बात करने वाले हैं यूनेस्को की। तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता हुई, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर देखिए बात की जाए 2024 में 2024 में पांच 2024 में 5 हेरिटेज साइट्स को जगह मिली थी यूनेस्को में। यूनेस्को में 2024 में 5 हेरिटेज साइट्स को जगह मिली थी। कौन कौन? एक तो अहोम राजवंश की जो समाधि प्रणाली है असम में, मोइदम
मोइदम को वर्ष 2024 में जगह मिली। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वर्ष 2023 में जगह मिली। होयसला साम्राज्य के पवित्र स्थल जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको 2023 में जगह मिली। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में पड़ता है, इसको भी 2023 में जगह मिली। धौलावीरा जो कि एक हड़प्पा शहर है, गुजरात गुजरात में है, इसको भी 2021 में जगह मिली थी। अब भारत की बात की जाए, इंडिया की, तो इंडिया इसमें कब शामिल होता है? इंडिया 1977 में शामिल होता है। कब शामिल होता है? 1977 में इसका सदस्य बनता है। इंडिया इसका मेंबर कब बनता है? 1977 में इसका मेंबर बनता है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ताजमहल ताजमहल क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है? तो जी हाँ है। और ताजमहल कितने नंबर की? 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, इंक्लूड है। कौन कौन इंक्लूड है? तो ये ताजमहल हो गया, अजंता केव्स हो गए, रेड फोर्ट हो गए, ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जो टोटल कितनी 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 40 से ऊपर साइट्स की कंट्री में जो लिस्टिंग में टॉप 10 में इंडिया शामिल है, टॉप 10 में इंडिया शामिल है। जिनकी 40 से अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो उसमें इंडिया शामिल है। 10 कंट्री में इंडिया शामिल है जिसकी 40 से अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया के पास कितनी है? 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि 2024 तक की कंप्लीट अपडेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था म्यूनिक, जर्मनी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की है? तो ये की है एलन मस्क ने। और एलन मस्क कौन है? एलन मस्क टेस्ला जो मोटर्स है, टेस्ला कंपनी है, टेस्ला मोटर्स कंपनी है, इसके ऑनर हैं। टेस्ला मोटर्स कंपनी के ऑनर हैं। यहाँ पर सीईओ भी कर लीजिए कि सीईओ भी है, टेस्ला मोटर्स कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इनकी एक स्पेस एजेंसी भी है, एक स्पेस एजेंसी भी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं। स्पेस एजेंसी कौन सी है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स इनकी एक स्पेस एजेंसी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेस एक्स इनकी क्या है? एक स्पेस एजेंसी है। अब देखिए, ये वैसे तो जो फाउंडर भी हैं इसके स्पेस एक्स के, सिंपल सी बात है। और जैसे कि आपको एक नाम सुना हो, ट्विटर, ट्विटर का इन्होंने नाम चेंज कर दिया और इन्होंने इसको क्या कहे, ऑक्यूपाई किया है, एक्स नाम से इन्होंने चलाया है। ट्विटर को किस नाम से चलाया? एक्स नाम से चलाया है। ये पहले किस नाम से जाना जाता था? ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब इन्होंने इसका नाम बदल कर एक्स कर दिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।